जब भी 1947 से पहले का जिक्र होता है तो हम कहते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया था। पर असल में भारत को गुलाम एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज हम जानेंगे कि कैसे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को बदहाली और भुखमरी से 200 सालों तक जूझना पड़ा था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो ये है कहानी उस कंपनी की जिसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इतने बड़े देश को गुलाम बनाया। और फिर उसी कंपनी को साल 2005 में एक इंडियन बिजनेसमैन ने खरीद के भारत पे हुए अत्याचारों का बदला लिया। इन सब की शुरुआत होती है साल 1599 में, जब मसालों की ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी और डच मर्चेंट्स की इसमें मोनोपोली थी। इस दौरान मसालों की इंपॉर्टेंस इतनी थी कि ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। 24 सितंबर 1599 इस दिन लंदन में 24 बड़े मर्चेंट्स ने एक मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि वो भी अपनी कंपनी बना के मसालों में ट्रेड करेंगे। आगे चल के इसी कंपनी का नाम पड़ा द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 24 लोग 125 शेयर होल्डर्स को कन्विंस करते हैं, 72,000 पाउंड्स का कैपिटल कलेक्ट करते हैं और फाइनली अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। इसके 3 महीने बाद 31 दिसंबर 1599 को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ I ने इन्हें एक रॉयल चार्टर इशू किया जिससे ये दुनिया भर में ट्रेड कर सके। रॉयल चार्टर एक तरह का ट्रेडिंग लाइसेंस था जिसकी हेल्प से वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस की लीडरशिप में पहला इंग्लिश जहाज सूरत पहुंचा। पर भारत में राज कर रहे मुगल पहले से ही पोर्चुगीज ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटिशर्स से ट्रेड करने से मना कर दिया और उनके शिप को वापस भेज दिया। फिर 1615 में थॉमस रो एक और शिप लेके आए और जहांगीर से ट्रेडिंग परमिशन लेने में सफल रहे। उन्होंने जहांगीर को ट्रेडिंग के बदले हैवी टैक्स पे करने का लालच दिया और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना बिजनेस शुरू किया। साल 1640 आते आते ब्रिटिशर्स अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर चुके थे और साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर को कमजोर होता देख मद्रास पट्टनम नाम की जगह पे उन्होंने अपने किले बनाने शुरू कर दिए थे। इसी जगह को आगे चल के मद्रास का नाम दिया गया। साल 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II की शादी पोर्चुगीज क्वीन कैथरीन से हुई। उस समय पोर्चुगीज ट्रेडर्स का कब्जा इंडिया के एक आइलैंड पे था जो वो चार्ल्स को गिफ्ट कर देते हैं। इस आइलैंड को बम्बे बोला जाता था जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और इस तरह भारत के सारे मेन पोर्ट्स पे ब्रिटिशर्स अपना कब्जा धीरे धीरे कर लेते हैं। मुगल शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्स पे ट्रेड करना अलाउ किया था, बट ब्रिटिशर्स के इरादे बहुत बड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के टेक्सटाइल हब बंगाल सूबे में घुसना चाहती थी, जिसमें आज के समय के ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश शामिल थे। बंगाल सूबे के गवर्नर थे शाइस्ता खान, जो मुगल रूलर औरंगजेब के मामा भी थे। इंग्लैंड के विलियम हेजेस शाइस्ता खान को मनाने में कामयाब होते हैं और अपना ट्रेड शुरू करते हैं। पर साल 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नए बने डायरेक्टर जोसाया चाइल्ड मुगलों को टैक्स देने से मना कर देते हैं और मुगल्स पर अटैक भी कर देते हैं। पर मुगल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरह हराते हैं और उनके ऑफिसर्स को सूरत और ढाका में कैदी बना लेते हैं और उनकी सारी फैक्ट्रीज पर भी कब्जा कर लेते हैं। आने वाले कई सालों तक ब्रिटिश एम्पायर के डिफरेंट ऑफिसर्स मुगलों से माफी मांगते रहे ताकि वो अपना ट्रेड दोबारा शुरू कर सके और मुगल्स भी अंग्रेजों के ट्रेड से आने वाले टैक्स को दोबारा पाना चाहते थे। साल 1690 में औरंगजेब इन्हें माफ करके 1.5 लाख का जुर्माना लगाते हैं और ट्रेड को वापस से शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने अपनी गलती से सीखते हुए चुपचाप बिजनेस पे फोकस किया और धीरे धीरे भारत के छोटे हिस्सों में अपनी पकड़ बनाने लगे। 1707 में मुगल एम्पायर का टर्निंग पॉइंट आया जब औरंगजेब की डेथ हुई। अगले कई सालों तक मुगल्स आपस में लड़ते रहे। अलग अलग सूबों के गवर्नर्स ने खुद को नवाब घोषित कर दिया और इस तरह मुगल एम्पायर की पकड़ भारत पर कमजोर हो गई। धीरे धीरे मराठा, सिख और जाट फौजों ने मुगलों पर हमला बोल अपना राज्य स्थापित कर लिया और इसी कमजोरी को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने भी जगह जगह ट्रेड के नाम पे अपने किले बनाने शुरू कर दिए। साल 1756 में ब्रिटिशर्स की मनमानी से तंग आकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उन पे हमला बोल दिया। उन्होंने 30,000 सोल्जर्स लेके कैलकाटा में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पे अटैक किया और उनके वर्कर्स को कैद कर लिया। बट ब्रिटिशर्स ने पलट के लड़ाई करने के बजाय चालाकी से काम लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के आर्मी कमांडर मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया और उन्हें राजा बनाने का लालच भी दिया। दूसरी तरफ उन्होंने जगत सेठ नाम के व्यापारी को भी अपनी तरफ कर लिया, जिन्होंने लड़ाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी पैसे दिए। 23 जून 1757 को वॉर शुरू हुई। पूरी लड़ाई में मीर जाफर बैकफुट पे रहे और अंग्रेजों को पूरा मौका दिया जंग जीतने का।
जंग जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया और बंगाल सूबे के पूरे ट्रेड पे कब्जा कर लिया। इस जंग के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे 3 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया, ये कहते हुए कि उनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जंग लड़नी पड़ी और इसका जुर्माना उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आज की इकोनॉमी के हिसाब से ये जुर्माना लगभग 3000 करोड़ रुपए बनता है। इसी जंग को कहा जाता है द बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ आया कि असली मुनाफा ट्रेडिंग में नहीं बल्कि भारत पे पॉलिटिकल कंट्रोल लेने में है। 1765 में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का गवर्नर और कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया और इस तरह बंगाल सूबे के पूरे रेवेन्यू पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। इन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा से इतना टैक्स कलेक्ट किया कि कुछ बचा ही नहीं। साल 1770 में बंगाल सूबे में अकाल पड़ा और माना जाता है कि 70 लाख से 1 करोड़ के बीच मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत के सबसे खुशहाल सूबे को खोखला करके ब्रिटिशर्स दिन पर दिन ताकतवर होते गए। अब साउथ इंडिया पे नजर रखते हुए ब्रिटिशर्स मैसूर पे 1761 में हमला करते हैं, पर हैदर अली उन्हें बहुत बुरी तरह हरा देते हैं। 1780 से 1783 के बीच फिर से कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी हमला करती है। इसी जंग के दौरान हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान राजा बनते हैं, पर ब्रिटिशर्स इस बार मैसूर के काफी हिस्सों पे कब्जा जमा लेते हैं और अगले कुछ सालों में मैसूर एम्पायर को खत्म करके टीपू सुल्तान को मार देते हैं। ऐसा अनुमान है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के खजाने से आज के समय के हिसाब से 1800 करोड़ रुपए का गोल्ड चुराया था। 1803 आते आते मुगल सल्तनत लगभग खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया। इसके मुताबिक अगर किसी भारतीय राजा की डेथ हुई और उसका कोई मेल वारिस नहीं हुआ तो वो एरिया ब्रिटिशर्स के कब्जे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस रूल की वजह से उदयपुर, झांसी और अवध किंगडम्स पे भी कब्जा कर लिया गया। 1858 आते तक ब्रिटिश एम्पायर को समझ आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर बनती जा रही है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं। इस एक्ट के तहत भारत को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा घोषित कर दिया जाता है और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को दरकिनार करके ब्रिटिश एम्पायर डायरेक्टली भारत पे रूल करने लगता है। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इसी कमजोरी की बदौलत ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत पर 200 सालों तक राज कर सके। इंडियन इकोनॉमिस्ट उस्ताद पटनायक के एनालिसिस के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एम्पायर ने 200 सालों में इंडिया से लगभग $44 ट्रिलियन लूटे। भारत से पैसा लूट लूट के ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्ट किया। वहाँ पे रेलवेज, रोड्स एंड फैक्ट्रीज बनवाई। कॉलोनियलिज्म के दौरान लड़ी गई सारी वॉर्स, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2, उसका सारा खर्चा भारत पे ही डाल दिया गया। आज की डेट तक भारत की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो हमारा करप्ट सिस्टम हो, इनइफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम हो, पुलिस का अत्याचार हो या रिलीजन का इशू हो, उसका कारण ये 200 सालों तक चला ब्रिटिश राज ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश राज की मदद करने में। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।